गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी एग्जामिनेशन के मेंस पेपर के तहत ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास हम लोग देखेंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज एक टॉपिक ले करके हम लोग डिस्कशन करके भी उसको देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन किसी टॉपिक से आता है, किस प्रकार से उससे आंसर की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए और किस प्रकार से हम लोग उसका आंसर्स लिख सकते हैं। वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा एक टॉपिक हम लोग 3 फेजेज़ में डील करेंगे। 3 फेजेज़ में ध्यान रखिएगा। पहला फेज़ क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक उठा करके उसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। क्योंकि बात सिर्फ लिखने की नहीं है। इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, अगर उससे कोई टॉपिक पूछा जाता है तो कम से कम आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि हाँ वो क्या है। या फिर कहीं सेलेक्ट होकर के जाते हैं तो भी तो ये एक बात रहता है कि हाँ बंदे को उस बारे में जानकारी है। तो पहले वाला जो पैरामीटर है कि आपको उस टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो पहले फेजेज में हम लोग क्या करेंगे कि उस टॉपिक का फुल इंफॉर्मेशन लेंगे। आप उसमें एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं भी होता है तो आप समझ लीजिए चीज़ों को कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम डिस्कस करेंगे कि उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ये देखेंगे। ठीक है। और तीसरी बात कि उन क्वेश्चंस को कैसे हम आंसर के रूप में ड्रिल करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारा है। क्या है, बच्चे को कोई टॉपिक का जानकारी है, ठीक है, उसके बारे में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि उसको जब कॉपी में आंसर के रूप में लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। पूरी तरह से उसको कंसोलिडेट फॉर्म में कैसे लिख पाएँ, ये एक समस्या है। ये समस्या का सॉल्यूशन भी इस क्लास के माध्यम से दूर हो जाएगा। कैसे, हम आपको बताएंगे कि एक क्रम देंगे कि उस क्रम में आप अपने आंसर को सजाते जाइए। ठीक है, वो क्रम आप ध्यान रखिएगा और आप अपने घर पे उस क्वेश्चंस का आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे सेकंड फेज में। कि आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे पूछा जाता है, वो क्रम देंगे, उस क्रम में आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप लिखिएगा, बताइएगा। अगर उसके बाद भी दिक्कत आता है तो हम आपको एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे क्लासेस के माध्यम से कि देखिए इस प्रकार से आंसर लिखा जाता है। ठीक है, आप उस मॉडल आंसर से उसको टैली करके देख लीजिएगा कि हमारे लिखने में क्या हुआ। लेकिन वो मॉडल आंसर हमारा लिखा हुआ है, आपका नहीं लिखा हुआ है। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम नहीं जाएंगे या दूसरे टीचर्स नहीं जाते हैं, आप जाइएगा। तो दोनों बातें आपके लिए ज़रूरी हैं। पहला बात क्या है कि उस टॉपिक की पूरी जानकारी कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसको जानकारी लेने के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक से, उसके आंसर्स आप कैसे ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी होने के बाद सजाने का क्रम हम बता देंगे आपको कि इस प्रकार से पहले भूमिका क्या होना चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, बॉडी पार्ट में आप कितना कंटेंट लिखिएगा, उसका फाइनलाइज पार्ट क्या होना चाहिए, निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, तभी तो एक कंसोलिडेट आंसर बन करके आएगा। अगर ये सारा चीज़, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान के लिए पेज भी नहीं है और समय भी नहीं है, तो एक लिमिटेड समय में अपने पूरे आंसर को ड्रिल कर लेना, ये भी एक आर्ट है जो एक दिन में डेवलप नहीं होगा। सुबह उठें और पूरा आंसर लिख दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए हायरार्की हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हायरार्की भी प्रोवाइड करेंगे। पहले आंसर आपका एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लिख करके लाएं। और सेकंड चीज़ क्या है कि जो वो आंसर से हम सेटिस्फाई होंगे नहीं होंगे, उसमें करेक्शन करेंगे, आप सेटिस्फाई होइएगा, हम और आप दोनों सेटिस्फाई होंगे, तब हम आपको एक मॉडल आंसर के फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे। उसको देख करके आप टैली कीजिएगा और वो फिर एग्जामिनेशन में आपको बहुत हद तक के हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस को भी, वो टॉपिक उठाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले वो टॉपिक समझ लेते हैं पूरी तरह से, कुछ समय लगेगा, उसको समझ लीजिए, फिर हम बताएंगे कि इसका आंसर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा और फिर आंसर की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो है वो हम लोग आज जो ले रहे हैं वो है
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये हमारा टॉपिक है। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल की थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे उनको ये बात पता होगा कि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का सब्जेक्ट है। सिलेबस वगैरह हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप एक टॉपिक समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये ठीक ठीक समझ में आता है तो फिर बाकी की बातें बाद में हम लोग करेंगे कि सिलेबस का ये हिस्सा है नहीं है वगैरह। देखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंटल। तो बेसिकली ये टॉपिक है, इसको समझते हैं कि क्या होता है। आज जो आप लोग वर्ल्ड मैप में 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, एक्चुअल में ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे नहीं थे। वो सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। कैसा, ये देखिए, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये है प्रेजेंट सिचुएशन और ये है पास्ट सिचुएशन। ठीक है, पास्ट के समय में, पुराने समय में। पुराने समय कहने का मतलब 2, 4, 10 साल के नहीं। ज्योग्राफी में जब कभी भी हम समय की बात करेंगे तो ये 2, 4, 10, 20 साल की बात नहीं करते हैं, लाखों करोड़ों सालों की बात है। यानी ज्योग्राफी में कोई भी परिवर्तन, एक छोटा से छोटा परिवर्तन भी लाखों वर्षों की देन है। ऐसा नहीं कि रात में सोएं और सुबह उठें और अचानक से देखें कि अच्छा यहाँ पर्वत आ गया, यहाँ महाद्वीप आ गया, या फिर यहाँ नदियाँ बहने लगी। ये सारी प्रक्रिया ज्योग्राफी में एक दिन की घटना नहीं है, ये एक दिन में नहीं होता है। ज्योग्राफी में जब भी हम समय की बात करें या समय के अनुसार किसी परिवर्तन की बात करें, इसका मतलब है कि एक लंबे समय में हुआ है, लाखों करोड़ों वर्षों की देन है। ये रातों रात होने वाली घटनाएं नहीं हैं, चाहे वो हिमालय की उत्पत्ति हो या कुछ भी हो। तो जैसा कि ये देख रहे हैं कि आज जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, शुरुआत के दिनों में ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और कुछ इस प्रकार के शक्ल है। जहाँ के इस नाम देख रहे हैं, इसको नाम दिया गया था पेंजिया। किसने दिया वो हम बात करते हैं अभी उस पर कि किसने दिया था। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि 7 महाद्वीप आपस में जुड़ करके इस प्रकार के थे। समय के अनुसार यह पेंजिया 2 भागों में टूटा। उत्तरी भाग इसका लॉरेशिया बना, जैसा कि आप देख रहे हैं, और दक्षिणी भाग इसका गोंडवाना लैंड बना। अच्छा, एक चीज पीछे वाले इमेज से और समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा भूभाग आपस में जुड़ा हुआ था, जिसको पेंजिया नाम दिया गया, और इसके आसपास एक विशाल समुद्र था, उसको पैंथालासा नाम दिया गया। हम जो सिद्धांत जिन विद्वानों ने दिया है, उन विद्वानों के सिद्धांत के दरमियान में भी हम ये बात रिपीट करेंगे, लेकिन मोटा मोटी ये बात समझ लीजिए कि 7 भूखंड आपस में जुड़े हुए थे और ये एक विशाल भूखंड था। इस विशाल भूखंड को पेंजिया नाम दिया गया। आगे चल करके ये पेंजिया 2 भागों में टूट गया। जो उत्तर की तरफ भागा, या उत्तर की तरफ जो भूखंड था बड़ा सा, उसका नाम लॉरेशिया दिया। कहीं कहीं किसी किताब में आपको पढ़ने का इसका दूसरा नाम मिलता है, अंगारा लैंड भी आप सुने होंगे ये नाम। ठीक है, नहीं सुने तो भी अच्छी बात है, लेकिन इसको लॉरेशिया कहते हैं या फिर इसको अंगारा लैंड भी नाम कहते हैं। और जो भूखंड दक्षिण की तरफ है उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। आगे चल करके लॉरेशिया भी डिफरेंट पार्ट में टूटा। ठीक है, और गोंडवाना लैंड में भी विखंडन हुआ। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसके बाद ये है और इसके बाद यहाँ तक के पोजिशनिंग पहुँचता है। अब मोटा मोटी बात इसमें समझने की ये है कि ये लॉरेशिया के विखंडन से ही हमारा ये, चूंकि ये उत्तर में लॉरेशिया वाला पार्ट था, तो उत्तर की तरफ जो आप कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं इस इमेज में, ठीक है, इस इमेज में जो उत्तर की तरफ जो इमेजेस देख पा रहे हैं, उत्तर की तरफ जो कॉन्टिनेंट्स देख पा रहे हैं, जिसमें आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। ठीक है, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स लॉरेशिया का हिस्सा है। पीटी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको अगर उत्तरी अमेरिका लॉरेशिया का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो आपको प्रायद्वीपीय भारत में तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के नहीं पूछा जाता। हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो आप जानते हैं, विंध्याचल पर्वत से जो नीचे का हिस्सा है, उसमें ये बात अक्सर पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत किस भूखंड का हिस्सा है। तो हम लोग एकदम से उसमें बिना कुछ सोचे समझे टिक मारते हैं कि वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आज उसको समझ लेते हैं कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे है। तो लॉरेशिया जब टूटा तो हमारे आज में 3 कॉन्टिनेंट्स बने आज की स्थिति में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, जो ऊपर का हिस्सा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा टूटा, उससे बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका।
तो फिर प्रायद्वीपीय भारत कहाँ गया हमारा भाई? अभी जब हम ये चर्चा कर रहे थे कि प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ये प्रायद्वीपीय भारत, इसको तो नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये तो एशिया में सटा हुआ भाग है। हाँ, दरअसल ये हिस्सा यहीं पर था, ये अफ्रीका महाद्वीप से ये हिस्सा हमारा इस प्रकार से सटा हुआ था प्रायद्वीपीय भारत का। लेकिन हमने बताया ना कि महाद्वीपों में निरंतर विखंडन हुआ है, इनका विस्थापन हुआ है। विस्थापन कहने का मतलब होता है कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर गए हैं, और ना सिर्फ कर गए हैं बल्कि वर्तमान में भी ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मूव कर करके अब स्थिर होकर के रुक गए हैं कि नहीं अब हम आगे नहीं मूव करेंगे, ऐसा नहीं है। किसी कॉन्टिनेंट्स ने ये बात जिद नहीं पकड़ा हुआ है कि नहीं अब हम आगे मूव नहीं करेंगे, हम थक गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज भी ये विस्थापन हो ही रहा है। इसका सबसे एक प्रमाणित साक्ष्य देते हैं कि क्या ये सच में हो रहा है विस्थापन। आपको ये बात बता दें कि ये जो अटलांटिक महासागर है, आप ये बात पढ़िएगा आगे चल करके ज्योग्राफी के किताबों में, या जब ऑथेंटिकेट किताबें आप पढ़िएगा उसमें ये बात आपको जानने को मिलेगा कि अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। कहने का मतलब पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इधर सटे हुए थे। आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि इस तरह से थे। ठीक है, अफ्रीका यहाँ था, यूरोप यहाँ था, तो ये इससे सटे हुए थे। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों विस्थापित हो रहे हैं। किस तरफ? पश्चिम की तरफ। विस्थापन का प्रारूप हम बताएंगे कि किधर जा रहे हैं, इन लोग किधर भ्रमण पे निकले हैं, कहाँ घूमने निकले हैं, किस तरफ विस्थापित हो रहे हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। बस एक साक्ष्य बता रहे हैं कि ये आज भी विस्थापित हो रहे हैं। इस बात का प्रमाण यह है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो शिफ्ट हो रहे हैं पश्चिम की तरफ, जिसकी वजह से अटलांटिक महासागर की जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये ग्रीनलैंड वाला, ये ग्रीनलैंड जो था वो पहले सटा हुआ था एशिया के इस हिस्से में। लेकिन क्या हो रहा है, ये ग्रीनलैंड एशिया के इस हिस्से से अलग होकर के धीरे धीरे ये कनाडा की तरफ सटते जा रहा है। आप वर्ल्ड मैप यदि देखिएगा, यहाँ पर तो वर्ल्ड मैप नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक आपको इस इमेज के थ्रू अगर आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, तो आप देखिएगा कि जो आप अपने घर पे एटलस खोलिएगा, वर्ल्ड मैप कहीं चिपका के रखा होता है। विद्यार्थी का ये नैतिक धर्म है कि वो वर्ल्ड मैप अपने रूम पे चिपका के रखे, देखे या नहीं देखे वो अलग चीज़ है। तो उसमें आप देखिएगा कि ग्रीनलैंड जो हिस्सा है वो धीरे धीरे कनाडा से सट रहा है। तो और ये प्रमाणित किया गया है कि हाँ वो प्रत्येक साल कुछ इंच घसकता है, प्रत्येक दशक में या प्रत्येक शताब्दी में, 100 सालों में या 10 सालों में अब कुछ दूर होते जा रहा और कनाडा से सटते जा रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें प्रमाणित करती है कि कॉन्टिनेंट्स का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, ये छोटे छोटे साक्ष्य हैं। अब आते हैं हमारा कि ये तो हमारी द्वारा कही गई बातें हैं कुछ प्रमाणित करने के लिए कि कॉन्टिनेंट्स का या महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, लेकिन किताबों में क्या है, ठीक है, इनको लेकर के किन किन विद्वानों ने सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने तो नहीं ना बताया कि कॉन्टिनेंट्स का मतलब विस्थापन हुआ है, ये तो दूसरे हैं वैज्ञानिक। तो वो कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हमको जानकारी रखना चाहिए, कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कॉन्टिनेंट्स इस फॉर्मेट में नहीं थे जिस फॉर्मेट में अभी दिख रहे हैं, बल्कि सारे आपस में जुड़े हुए थे, टूट गए और अपने अपने जगह से विस्थापित हो रहे हैं। ये बातें सबसे पहले किसने कही, वही चीज़ हमारा आज का मेन टॉपिक है। ये तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम कॉन्सेप्ट ये बताएं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब थ्योरी किसने दिया। ठीक है, तो सब एक नाम हम बताना चाहेंगे। देखिए इसमें एक नाम आता है, इसको मिटा देते हैं हेडिंग। देखिए इसमें एक नाम आता है वेगनर का, इसमें एक नाम आता है वेगनर का।
ठीक है। वेगनर वो सबसे पहले व्यक्ति थे, और इससे पहले भी होता है, लेकिन हिस्ट्री में उतना जानने का ज़रूरत है नहीं हम लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, क्योंकि जानकारी ज़्यादा रखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो हिस्ट्री में और भी विद्वान पहले आए, उन्होंने सिर्फ एक थ्योरी दिया कि हाँ महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, लेकिन सिर्फ सिद्धांत देने से नहीं होता है, चाहे मैं दूं या कोई भी दे, जब तक उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया या उस सिद्धांत के साबित करने के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं, तब तक ये बात ऑथेंटिकेटेड नहीं लगता है। तो जो सबसे प्रमाणित बात कहा, विस्थापन हो रहा है, ये बात सब लोगों को पता था, लेकिन विस्थापन के संदर्भ में जो सबसे प्रमाण प्रस्तुत किए, उनमें एक विद्वान का नाम आता है वेगनर। वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं, वो सिद्धांत हमारे लिए जरूरी होता है। एग्जामिनेशन में आपको इसका नाम दे करके क्वेश्चन पूछेगा, कैसे? वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के वर्णन कीजिए, ठीक है, या वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आलोचना कीजिए या विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो ये नाम दे करके पूछेगा, ये नाम ध्यान रखिएगा, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में दिख सकता है, या फिर चलते फिरते आपको टॉपिक में या टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें ये नाम मिलेगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं पूछेगा, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूछेगा। तो आप समझते हैं कि ये क्या है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने से पहले वेगनर दरअसल में, इनके बारे में कुछ जानते हैं, ये एक जलवायु वेत्ता थे। इनको कॉन्टिनेंट्स, उसके अंदर क्या है, इस सब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो भूगर्भ शास्त्री नहीं थे, ये एक जलवायु शास्त्री थे। अलग अलग क्षेत्रों में जो जलवायु से लेकर के परिवर्तन हुए, ये उनको समझना चाहते थे या ये समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये जलवायु शास्त्री थे। जलवायु शास्त्री का काम होता है कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है, जलवायु थी या जलवायु आगे बनेगी, इस तरह का जो अध्ययन करता है उसको जलवायु शास्त्री या जलवायु वेत्ता कहते थे। वेगनर जो थे वो जलवायु वेत्ता थे या जलवायु शास्त्री थे। उन्होंने क्या देखा, वो उनकी कुछ फाइंडिंग की चर्चा कर लेते हैं। आखिर उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के निष्कर्ष तक पहुंचे कैसे। उन्होंने जब जलवायु से रिलेटेड अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से है, ये मान लेते हैं, तो ये ओवरव्यू है इसी प्रकार से, ठीक है। तो उन्होंने जब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स मूव करके देख रहे थे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स घूम घूम के देख रहे थे, तो देखें उन्होंने कि उनकी फाइंडिंग क्या थी कि बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे महाद्वीपों पे उनको ऐसे साक्ष्य मिले जो नेचर के हिसाब से वो मैच नहीं खा रहे थे। जैसे एक मोटा मोटी बात बताते हैं, कोयले का भंडारण जो है वो किन क्षेत्रों में होता है, आप बता सकते हैं कोयले का भंडारण जो है या कोयला किन क्षेत्रों में मिल सकता है? वैसे क्षेत्रों में जहाँ वनस्पतियाँ हैं, जैसे जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहीं तो पेड़ पौधे टूट करके गिरेंगे हजारों लाखों वर्षों में, या कुछ समय के बाद, कुछ समय का मतलब वही वाली बात जो बताएं ज्योग्राफी में, ठीक है, लाखों वर्षों में वो दब के, ताप या दाब के कारण कोयले बनेंगे, ठीक है। तो कोयले के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या था कि वहाँ वनस्पति होना चाहिए। लेकिन वेगनर भाई साहब को जब अपने जलवायु से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो गेन कर रहे थे, तो उनको ये जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र है, और आपको ये बात पता होना चाहिए ज्योग्राफी स्टूडेंट होने के नाते कि वनस्पतियाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, पेड़ पौधे नहीं पाई जाती। आप अंटार्कटिका कभी मौका मिले तो जा करके देखिएगा, ठीक है, जा करके देखिएगा अगर संभव हो तो। अंटार्कटिका में वनस्पति नहीं पाई जाती। अंटार्कटिका नहीं भी जा पाएँ तो हमारा हिमालय पे चढ़ करके देखिए, हिमालय पे आपको वनस्पतियाँ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये ठंडे क्षेत्र हैं, यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन अंटार्कटिका में इनको कोयला होने के प्रमाण मिले, और ये बात सच भी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जा करके कह दिया तो ये झूठ बात है। कोयला होने के, कोयला पाए जाने के प्रमाण मिले, तो वेगनर को लगा कि अंटार्कटिका जो है वो ध्रुव में है, दक्षिणी ध्रुव के पास है, यहाँ पे कोयले के साक्ष्य नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि कोयला होने के लिए पेड़ पौधा होना चाहिए,
और अंटार्कटिका महाद्वीप पे कोयला मिल रहा है। इसका मतलब यह होगा कि या तो अंटार्कटिका में वनस्पति पहले रहा होगा, ठीक है, और अब जो है वो वनस्पति सारा हट करके कॉन्टिनेंट से जो है मूव कर गया या फिर कुछ और, ठीक है। ये साक्ष्य मिला पहला। दूसरा चीज़ क्या मिला, आप लोगों को एक और जानकारी होगा, ज्योग्राफी स्टूडेंट होने के नाते हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि ये छोटी बेसिक बातें जो है वो पीटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी पढ़े होंगे तो जानकारी होगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उष्णकटिबंधीय इसलिए क्योंकि सूर्य 24 घंटा 7 दिन और साल भर ये भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे ही विचरण करते रहते हैं, यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ये बात आप लोग किसी भी बुक में हूबहू पढ़े होंगे, जैसा हमने बोला अभी, क्या कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती है और ज़्यादातर वनस्पतियां जो हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास। अरे भाई ब्राज़ील देखिए ना, अमेज़न जंगल देखिए, ठीक है, ये अफ्रीका हमारा देखिए, ठीक है, अफ्रीका का क्षेत्र देखिए, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र देखिए, वनस्पति से भरा हुआ है। अमेज़न पूरे दुनिया का फेफड़ा कहाँ है, भूमध्य रेखा पे है ना। क्या ये ध्रुवीय क्षेत्रों में है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे है? नहीं। अगर ये क्षेत्र उठा करके यहाँ कर दे तो इतना बर्फ गिरेगा कि सारा वनस्पति सूख जाएगा, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि वनों का जो विकास है वो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। मोटा मोटी समझ ले तो इन क्षेत्रों में, ठीक है, वो 30 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ही सूर्य की किरणें विचरण करती है और जिसकी वजह से वनस्पतियों का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है। लेकिन भूमध्य रेखा के पास पाया जाने वाला है, जा रहे हैं, कोई दिक्कत है? हाँ ठीक। तो भूमध्य रेखा के पास पाया जाने वाला ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है, भूमध्य रेखा के पास पाया जाने वाला ये प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे बर्फ के साथ में साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे बर्फ मिले, इन क्षेत्रों में बात कर लेता हूँ, यहाँ पे बर्फ के साक्ष्य मिले। अब यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन है, लगा कि भूमध्य रेखा के आसपास बर्फ मिल रहा है, ध्रुवीय क्षेत्रों में कोयला मिल रहा है, यानी यहाँ की जो विशेषता है वो मैच नहीं कर रही है। इन सारे फाइंडिंग्स के आधार पर वेगनर ने 2 परिकल्पनाएं की, ठीक है। वेगनर ने कुछ परिकल्पनाएं की, 2 क्या कहना, कुछ परिकल्पनाएं कहते हैं। क्या परिकल्पनाएं की वो बात करते हैं। देखिएगा, ये सारे जो अटपटा सा उसको मिलने लगा, जो अपने ही नेचर से मैच नहीं करता है, ये सारी चीज़ें जब मिलने लगी तो वेगनर ने इन सारी चीज़ों को लेकर के 2 निष्कर्ष निकाले, मतलब उनकी 2 हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, परिकल्पनाएं। परिकल्पना कहने का मतलब वो सच भी है या झूठ भी, उसकी चर्चा बाद में होगी। 2 परिकल्पनाएं क्या थी? पहली परिकल्पना हम कह सकते हैं, वेगनर ने कहा कि या तो महाद्वीप जो है वो स्थिर रहे हों। एक सेकंड, महाद्वीप स्थिर रहे हों, ठीक है, और जलवायु बदल गया हो, जलवायु बदलाव हुआ, ठीक है, ये हो सकता है। ये पहली परिकल्पना थी। दूसरी परिकल्पना क्या थी? या तो जलवायु स्थिर रहा हो, जलवायु स्थिर रहा हो और महाद्वीप जो है वो विस्थापित हो गए, ठीक है, महाद्वीप जो है वो विस्थापित हो गए। ये बात समझ गए,
ठीक है। हेड राइटिंग आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है, इसलिए बोर्ड पे लिखे गए हेड राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको कॉपी में लिखना है। कॉपी में हम इससे सुंदर लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। कभी आपको जब नोट्स वगैरह देंगे या तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, मात्रा वगैरह थोड़ा सा गलत हो जाए तो भी आप उस चीज़ को एडजस्ट कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो सारे फाइंडिंग्स के आधार पर उनकी 2 परिकल्पनाएं थी, ठीक है। वो परिकल्पनाएं क्या थी? ठीक है, उपयुक्त फाइंडिंग के आधार पर यही 2 परिकल्पनाएं उनकी निकल करके आती थी। पहली परिकल्पना क्या है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसा कि हम वहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, कहाँ गया, मिल जाइए इसमें, कि हाँ, ये जो है पहली परिकल्पना कहाँ दिखाएं, ये देखिए, महाद्वीप स्थिर रहे हों और जलवायु में परिवर्तन हुआ हो, जलवायु बदला हो। दूसरा परिकल्पना क्या था कि जलवायु स्थिर है, महाद्वीप जो है वो अपने जगह से विस्थापित हो गए। वेगनर को इसको प्रमाणित करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। इस बात को वेगनर महोदय ने साबित नहीं कर पाया कि जलवायु बदल गया हो, क्योंकि जलवायु बदलना ये इसको लेकर के कोई प्रमाण नहीं मिला। सीधी बात बस मोटा मोटी इसमें समझने वाली ये है कि जलवायु के बदल जाने की, महाद्वीप अपने जगह स्थिर हैं, महाद्वीप अपने जगह स्थिर हैं, ये सारे स्थिर हैं और इनकी जलवायु बदल गई, ऐसा कोई साक्ष्य वेगनर को नहीं मिला। अब आते हैं इसकी दूसरी परिकल्पना पे। दूसरी परिकल्पना क्या थी? जलवायु बोला कि भैया जलवायु स्थिर है, ठीक है, जहाँ की जो जलवायु है, जैसे ध्रुवों में ठंडा होना, भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी होना, भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर धीरे धीरे माहौल ठंडा होते जाना, भूमध्य रेखा से नीचे जाने पर या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने पर भी धीरे धीरे ठंडा बढ़ते जाना, तो ये सारे क्या हैं? जलवायु हैं। तो ये जलवायु जो हैं वो हर जगह स्थिर थे, इस तरह की जलवायु जो है हर जगह स्थिर है। महाद्वीप जो है अपनी जगह से विस्थापित हो गए। इस बात को लेकर के कई प्रमाण उन्होंने जुटाए, ठीक है, कई प्रमाण उन्होंने जुटाए। अब वो प्रमाण क्या थे? ये बात इनको जच गई, ठीक है, कि जलवायु स्थिर हैं, और उन्होंने कहा ये जो महाद्वीप है ना, यही लोग घूम रहा है इधर उधर, यही लोग इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। ये अपने थ्योरी में उन्होंने ऐड कर दिया। इस बात को उन्होंने नकार दिया कि यह संभव नहीं है कि महाद्वीप स्थिर थे, जलवायु बदल गई है। ये उनकी 2 परिकल्पनाएं हैं। लिखने के केस में ये परिकल्पनाएं आपको लिखना होगा, ठीक है, कि कोई प्रमाण नहीं मिला, अतः महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को ही अपने सिद्धांत को आधार बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं वेगनर ने और क्या क्या कहा। वेगनर ने और क्या क्या कहा, जैसा कि इस मैप में देख रहे हैं, एक इमेज आपको दिखाते हैं, इस इमेज में देखिए, वेगनर ने अपने विस्थापन में कहा कि भाई साहब ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, ठीक है, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने जो बातें कही वो बता रहे हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, जुड़ करके एक विशाल भूखंड का निर्माण करता था। इस भूखंड को वेगनर ने ही पेंजिया नाम दिया, और इसके चारों तरफ जो विशाल महासागर थे, चारों तरफ जो विशाल महासागर थे, इसको नाम दिया पेंथालासा, पेंथालासा, ठीक है। ये विशाल महासागर थे, ठीक है। कालांतर में क्या हुआ, एक युग का नाम है जो कि आपको चर्चा करना होगा, कार्बोनिफेरस युग। लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले की बात है, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग कहने का मतलब 250 मिलियन साल पहले, ठीक है, लगभग 30 करोड़ साल पहले की बात है कि इस पेंजिया का विखंडन हो गया। विखंडन कहने का मतलब टूट गया। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण इस पेंजिया का क्या हुआ, विखंडन हो गया 2 भागों में। उत्तरी भाग लॉरेशिया
नाम दिया, ये सारे नाम वेगनर महोदय ने दिए। फिर दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड बना। आज जो हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जो पहले हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, वो लॉरेशिया का हिस्सा था। और ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड टूटने से बीच में जो जल भर गया, वो जल कहलाया हमारा कौन सा? टेथिस सागर। टेथिस सागर, टेथिस सागर कहलाया। ठीक है, ये रूपरेखा है। इस प्रकार से महाद्वीप टूटे और अलग अलग। एक और मान्यता क्या थी वेगनर महोदय की? एक और मान्यता की बात कर लेते हैं, तो वो क्या थी, यहां देखते हैं। एक तो ये था, ठीक है। दूसरी मान्यता क्या थी, यहां देख लेते हैं। ठीक है, उनकी दूसरी मान्यता थी कि कम घनत्व वाला जो सियाल है, आपको पता होगा कि दूसरी मान्यता हम यहाँ लिख देते हैं कि सियाल सीमा पर तैरता है। सियाल सीमा पर तैरता है। ठीक है, ये दूसरी मान्यता थी। ठीक है, ये वेगनर की मान्यता है। पहली मान्यता क्या है? ये विशाल भूखंड था, टूट करके अलग हुआ, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका बना। ये सारे उनकी पहले मान्यताएं थी। दूसरी मान्यता क्या थी कि सियाल सीमा पे तैरता है। ये चीज़ क्या है, इसको समझते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। इस प्रकार से अब इसको हम तोड़ करके थोड़ा अलग निकाल लेते हैं। ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या। अब ये मान लेते हैं कि इस प्रकार से देखिए, ठीक है, ये हो गया। ये चीज़ आपका है सियाल, आपको पता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के बना है। ये बोर्ड के अलग अपने नखड़े हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के बना है, इसलिए सियाल हो गया। ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बन करके मिला है, इसलिए इसको सीमा नाम दे दिए, सियाल सीमा। और ये निकल और फेरस से बना है, इसलिए इसको नीफे नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा। होता क्या चीज़ है, आप लोगों को ये बात जानकारी होगा कि जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल के नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो ये सीमा को हम बेसिकली, ये हो गया आपको क्रस्ट, जिसको बोलते हैं भूपर पट्टी। ये हो गया आपका मेंटल और ये हो गया आपको कोर। तो आपको पता होगा कि जैसे भूपर पट्टी से नीचे हम आते जाते हैं, जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ते जाती है, ये हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं। जैसे जैसे हम इसकी गहराई बढ़ते जाते हैं, हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे आते हैं टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है कि जैसे जैसे हम ये पृथ्वी के भूखंड से नीचे आते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे गलित अवस्था में चीज़ें मिलने लगती हैं। जैसे ये तो हार्ड है, ये मटेरियल जो है वो हार्ड है। जैसे जैसे हम अंदर इंटर करते जाते हैं, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ कोई भी चीज़ ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, मोल्टेड अवस्था में पाई जाती है, गलित अवस्था में पाई जाती है। आपको पता होगा कि सीमा जो है वो मेंटल जो हमारा पूरा जो है वो गलित अवस्था में है। तो पूरा मेंटल गलित अवस्था में नहीं है। ये सियाल यानी भूपर पट्टी और इसका जो ऊपरी मेंटल है, ये वाला हिस्सा मान लेते हैं। ये निचला मेंटल और ये ऊपरी मेंटल और ये निचला
निचला मेंटल इसको कहते हैं, ठीक है, निचला मेंटल कहते हैं। तो भूपर पट्टी यानी सियाल वाला जो हिस्सा है और ऊपरी मेंटल, ये दोनों मिला करके यहाँ तक का जो हिस्सा हुआ, ये आपका क्या है, ठोस अवस्था में है। और इसके बाद लगभग 100 किलोमीटर, लगभग कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर की गहराई। ऊपर से पृथ्वी के तल से जब नीचे 100 किलोमीटर की गहराई तक के जाते हैं तो उसके बाद जो चीज़ें मिलती हैं वो मोल्टेड फॉर्मेट में मिलने लगती है, यानी गलित अवस्था में मिलने लगती है। अब गलित अवस्था में मिलने लगेगा तो ये चीज़ हमारा पूरा, इसको जो गलित अवस्था में मिलता है यहाँ इतना दूर, इसको बोलते हैं दुर्लभ मंडल। दुर्लभ, छोड़िए, इसको क्या कहते हैं, दुर्लभ मंडल कहते हैं। ये जो इसके बाद से, ठीक है, तो इसके बाद से गलित अवस्था में मिलने लगता है। गलित अवस्था में मिलने लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सियाल सीमा पे तैरता है जो वेगनर ने कहा, तो यही क्रस्ट और ऊपरी मेंटल वाला जो हिस्सा है और इसके नीचे जो गलित अवस्था में है वो उसके ऊपर तैरते हैं। जैसे एक बात बताते हैं, अब मान लेते हैं कि एक, इसको देख लेते हैं, अब ये एक चीज़ है, देखिए, अब मान लेते हैं कि ये मोल्टेड फॉर्मेट में है, पूरी तरह से गलित अवस्था में है, और ये कैसा है, ठोस अवस्था में, ये भूपर पट्टी इसके ऊपर है। अब ये द्रव यदि होगा या गलित अवस्था में होगा या पिच के फॉर्मेट में होगा तो क्या होगा कि ये इसके ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा हिस्सा हुआ, ये हुआ सियाल, जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर, जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया सियाल, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसमें भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल आता है। ये सीमा के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये सीमा के ऊपर रखा हुआ है। और चूंकि ये मोल्टेड फॉर्मेट में है तो ये इसके ऊपर मूव कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे पानी के ऊपर कोई लकड़ी का गुटका तैरते रहता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी, यार छोटी सी चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, कोई भी तरल अवस्था के ऊपर कोई ठोस अवस्था वाला चीज़ होगा तो वो मूव करेगा। एक लकड़ी पानी में रख दीजिए, पानी अगर धारा नहीं भी है तो भी वो उस पर फ्लोट करता है, इधर उधर जाता है, ठीक उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी परिकल्पनाएं उसकी ये, छोटा सा ये था कि सियाल सीमा पे तैरता है। तो दो बातें हो गई। पहली बात क्या हुआ कि एक पेंजिया था, उसका विखंडन हुआ, विखंडन के बाद विस्थापन। अब बोले कि ठीक है भाई, टूट गया, लेकिन टूटने के बाद विस्थापन कैसे हो गया, तो विस्थापन के पीछे तर्क ये दिया कि चूंकि उसका ऊपरी मेंटल जो क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है भूपर पट्टी का, ये जो है वो सीमा पर तैर रहा है, क्योंकि सीमा मोल्टेड फॉर्मेट में है, ठीक है, गलित अवस्था में है, तो इसके ऊपर रखा कोई भी ठोस चीज़ तैरेगा ही, जिसकी वजह से महाद्वीप जो है वो विस्थापित हो रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है। ये चीज़ होगा आपका सिद्धांत की रूपरेखा, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ इसमें समझने की कोशिश करते हैं, क्या उसमें है, देखते हैं। अब देख लिया हम लोग, क्या देखें कि जो विस्थापन दिया है उसकी वेगनर की परिकल्पनाएं देख लें, वेगनर की जो मान्यताएं थी वो देख लिए कि ऐसा था वैसा था। परिकल्पनाएं दो देखें ना, कि जलवायु स्थिर है और महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, महाद्वीप स्थिर है, जलवायु परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीज़ें तो आप देख ही लिए हैं। लेकिन अब क्या देखना है, और मान्यताएं देख लिए कि सियाल सीमा पर तैरता है, ये पहली मान्यता थी। दूसरी मान्यता क्या थी कि पेंजिया था, पेंजिया का विखंडन हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब बना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार, विस्थापन के लिए जिम्मेदार शक्तियों को जो कारण बताया है कि वेगनर ने विस्थापन, महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ उसके लिए दो शक्तियों को जिम्मेदार बताया है, ठीक है। पहला शक्ति आपका क्या है, पहला शक्ति है आपका गुरुत्वाकर्षण प्लवनशीलता बल, ये पहला है। और दूसरा क्या है, ज्वारीय बल, ज्वारीय बल। ये बोला कि इन्हीं दो कारणों से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, ठीक है। जिम्मेदार दो शक्तियां बताया, कौन कौन, दो शक्तियों को जिम्मेदार है विस्थापन के लिए, जिम्मेदार शक्तियां दो है, कौन कौन, एक गुरुत्वाकर्षण और प्लवनशीलता बल का आपसी संबंध के कारण ऐसा हुआ है, और दूसरा क्या है, ज्वारीय बल है, ठीक है। दोनों को समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे है, दो बातें पहले इसमें समझते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इस प्रकार से,
ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आप मोटा मोटी ये बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप अगर ये देख पा रहे हैं जैसे भी बना ले रहे हैं। ठीक है, ये जो विस्थापन है वो किस डायरेक्शन में हुआ है, किस प्रकार से हुआ, ये चीज़ समझने के लिए दो डायरेक्शन में हुआ है। विस्थापन जो हुआ है वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन दो डायरेक्शन में हुआ है। कैसे, ये देखते हैं। पहले क्या बोले कि महाद्वीप भूमध्य रेखा की पूरा कॉन्टिनेंट्स पहले यहाँ पे शिफ्ट था, इस अंटार्कटिका महाद्वीप के पास या दक्षिणी ध्रुव के पास, इस जगह पे पूरा कॉन्टिनेंट शिफ्ट था। यहाँ से विस्थापन दो डायरेक्शन में हुआ, पहला उत्तर भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा विस्थापन हुआ पश्चिम की ओर। ठीक है, दो डायरेक्शन में हुआ है। फिर से सुनिएगा, पेंजिया जब टूटा और विखंडन शुरू हुआ और महाद्वीपों का जब विस्थापन हुआ तो दो डायरेक्शन में हुआ। पहला डायरेक्शन किस तरफ, भूमध्य रेखा की ओर, इस तरफ। ठीक है, और फिर कुछ कॉन्टिनेंट्स जो थे वो पश्चिम की तरफ शिफ्ट होने लगे, पश्चिम की तरफ विस्थापित होने लगे। ये दो डायरेक्शन में महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। ठीक है, जो भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापन हुआ उसके लिए जिम्मेदार फोर्सेस कौन से बताएं, गुरुत्वाकर्षण और प्लवनशीलता बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और प्लवनशीलता बल के कारण ही महाद्वीपों का विस्थापन भूमध्य रेखा की तरफ हुआ। ठीक है, और दूसरा किस डायरेक्शन में हुआ है, पश्चिम के डायरेक्शन में। देखिए, हमने बताया ना कि विस्थापन यहाँ से टूट करके ये सारी चीज़ें जो अलग हुई, एक तो भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापित हुई और दूसरा पश्चिम की ओर विस्थापित हुई। भूमध्य रेखा की तरफ जो कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुए उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण और प्लवनशीलता के बीच में संबंध। ठीक, और जो पश्चिम की डायरेक्शन में, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब पश्चिम की तरफ शिफ्ट हुए, आज भी शिफ्ट हो रहे हैं, इनके पीछे है ज्वारीय बल। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। कि आप देखिए, ये मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को घूमने की दिशा क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ एक कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, सन, और ये है हमारा मून। ठीक है, सन और मून, सूरज और चंद्रमा पृथ्वी पर एक आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है जिसको ज्वारीय बल है। ज्वार और भाटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण या खिंचाव के कारण ही वो अपनी तरफ आकर्षण करने के कारण ही समुद्र की सतह से पानी ऊपर उठता है और फिर वही पानी जब नीचे बैठता है तो नीचे गिर जाता है। तो समुद्र की नॉर्मल सतह से पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसी सूर्य और चंद्रमा के खींचने की शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं, अब ये उस डायरेक्शन में घूम रहा है, पृथ्वी जो है ये इस डायरेक्शन में घूम रही है लेकिन कॉन्टिनेंट्स जो हैं सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण या ज्वारीय बल खींचने की शक्ति के कारण ये पृथ्वी के घूर्णन की गति की दिशा में मूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे दौड़े जा रहे हैं, तेज ऐसे दौड़ रहे हैं और पीछे से कोई हमारा ये कपड़ा पकड़ ले, इस प्रकार से खींचे, तो क्या होता है कि हमारा, अगर ये कमज़ोर कपड़ा है तो ये हमारा कपड़ा उसके हाथ में खींचा जाएगा और हमारा पूरा शरीर आगे निकल जाएगा। तो ये कपड़े को मान लीजिए कि कॉन्टिनेंट्स हैं हमारा, जब हम उधर मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में और इसको कोई पकड़ करके खींच रहा, तो ज़्यादा ताकत से जब हम उधर मूव करेंगे तो ये कपड़ा हमारा उसके हाथ में रह जाएगा और हमारा शरीर केवल निकल करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक इसमें यहाँ पे भी वही काम करता है। सूरज और चंद्रमा अपने तरफ चीज़ों को खींच रही है। समुद्र में ज्वार भाटा इसी कारण से तो आता है भाई, ये छोटा सा चीज़ है, समझने वाला है, इतना टेंशन है नहीं इसमें। अब कॉन्टिनेंट्स जो हैं इसी के कारण, खिंचाव के कारण, ये पृथ्वी तो आगे मूव कर जाती है, उधर मूव कर जाती है, कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो अपने जगह पे ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इस तरफ जो है शिफ्ट हो रहा, बाकी पृथ्वी जो है उस डायरेक्शन में घूम रही थी, जिसकी वजह से इनका विस्थापन पश्चिम दिशा की ओर हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है, ये दो तरह के विस्थापन हुए और दोनों के लिए विस्थापन के जिम्मेदार शक्तियाँ हो गई।
ठीक है, ये बातें लिखनी होगी। हायरार्की में हम सारी बातें बताएंगे कि कैसे लिखा जाएगा इसका आंसर, बस चीज़ों को समझने के लिए है। तो हमने क्या क्या देखा, विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, कैसे विस्थापन हुआ, पेंजिया कैसे टूट करके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, लॉरेशिया, ये सारी चीज़ें समझ में आई, परिकल्पनाएं समझ में आई, मान्यताएं समझ में आई, ठीक है, जिम्मेदार शक्तियां समझ में आई, रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस समझ में आए आपको, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो है वो लास्ट चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि ये सारी बातें हाइपोथेसिस टाइप की लग रही थी, ठीक है, ये सारी बातें हाइपोथेसिस लग रही थी, परिकल्पना लग रही थी, लग रहा था कि सो करके उठा और ये सारी बातें कह करके चला गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। वेगनर महोदय ने अपने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए ऐसे ऐसे प्रमाण दिए, और वेगनर का सबसे विशेषता यही है, उसके द्वारा जुटाए गए जो प्रमाण हैं वो वेगनर को बड़ा बल देते हैं उनके सिद्धांत में। तो ये जो चर्चा है, विस्थापन की जो चर्चा है, ठीक है, या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से जुड़ी हुई जो एविडेंसेस हैं, जो प्रूफ हैं, वो जो जुटाए हैं, उनकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चर्चा नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से प्रमाण थे जिन्होंने वेगनर को सिद्धांत को बहुत ज़्यादा बल दिए या बहुत ज़्यादा प्रमाणिक कर रहे थे। उन सिद्धांतों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक बड़ा टॉपिक है। एक दिन में सारी बातें आपको समझ में भी नहीं आएगी और वो बताना ठीक भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके चलिए। अगर एक दिन में भी 2 टॉपिक पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूरे ज्योग्राफी से आप मुश्किल से 50 टॉपिक कर लीजिएगा। ये पूरी बात कर रहे हैं, ना सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं बल्कि इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अरे यार जो पीछे वाला ईयर में पूछा गया वो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, फिर भी हमको उसको तैयार करना है। लेकिन अगर 50 टॉपिक भी पढ़ लिया जाए तो उन 50 टॉपिक पढ़ने में एक दिन में अगर 2 टॉपिक लगता है, कोई छोटा टॉपिक एक दिन में भी ख़त्म हो जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर एक दिन में 2 दिन में भी एक टॉपिक ख़त्म होता है तो 100 दिन 3 महीने का कोर्स होता है अमूमन, अगर आराम से चले तो। लेकिन चीज़ें आपको समझनी भी है, ठीक है। तो समझ के चलते हैं। कल हम चर्चा करेंगे या इस पे आगे की चर्चा ये करेंगे कि वेगनर ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए कौन कौन से साक्ष्य जुटाएं, ठीक है। और फिर देखेंगे, लास्ट में देखेंगे कि आखिर वेगनर के द्वारा दिए गए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना क्या है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या क्रिटिसिज्म है। दूसरे लोग जो आए उन्होंने वेगनर में क्या खोद के कमी निकाला कि ये भाई ये वाला गलत है तुम्हारा, ये वाला बात गलत है, ये वाला बात सही नहीं है, वो वाला बात सही नहीं है। तो इसने 8-10 प्रमाण जुटाए हैं। उन 8-10 प्रमाणों को जानना चाहिए और हम उसकी चर्चा कल करेंगे। फिर कल आलोचना की चर्चा करेंगे और आलोचना करके निष्कर्ष निकाल देंगे। अभी हम आपको आंसर लिखने का जहाँ तक बात बताए हैं वहाँ तक एक फॉर्मेट दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा और कैसे आपको उसकी हायरार्की अच्छी। अब तक जो बातें बताएं उसमें क्या बताएं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा। हमने एक टॉपिक लिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उस सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा कि आज जो वर्तमान स्थिति है महाद्वीपों की, वो वैसी स्थिति पहले नहीं थी। पहले क्या था, एक सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, ये टूट के अलग हुए और अलग अलग दिशा में विस्थापित होने लगे। इनको सिद्धांत के रूप में प्रकट किया वेगनर महोदय ने। हालांकि इससे पहले भी इतिहासकार हुए, लेकिन वेगनर सबसे प्रमाणित उसमें माना जाता है। तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की हम लोग चर्चा कर रहे थे। दूसरी बात क्या किया, वेगनर ने आखिर इन सिद्धांतों को देने के पीछे ऐसा क्यों किया, वेगनर ने इस सिद्धांत को देने मतलब दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी फाइंडिंग कुछ थी, तो खोज थे, जैसे कि रूस के क्षेत्र में कोयले का पाया जाना, इन क्षेत्रों में कोयले का पाया जाना, अंटार्कटिका महाद्वीप में आपको कोयले का पाया जाना, प्रायद्वीपीय भारत में हिमाच्छादन के साक्ष्य मिलना, ये सारी चीज़ें थी जो वेगनर को सोचने पर मजबूर किया। और उन्होंने इन मिले गए साक्ष्यों के आधार पर 2 परिकल्पनाएं लगाई। तो वेगनर की परिकल्पनाएं भी आपको लिखना होगा ध्यान से कि क्या क्या हाइपोथेसिस थी। जैसे परिकल्पनाएं क्या थी, या तो महाद्वीप अपने जगह पे हैं, वहाँ की जलवायु बदल गई। दूसरी परिकल्पनाएं क्या थी कि या तो जलवायु स्थिर थी, महाद्वीप अपनी जगह से विस्थापित हो गए। तो पहले वाला जो परिकल्पना था उसके लिए कोई प्रमाण उनको मिला नहीं, तो वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। दूसरा वाला जो परिकल्पना थी उनकी, वो क्या थी कि जलवायु स्थिर है, महाद्वीप अपनी जगह से विस्थापित हो गए हैं।
ठीक है। इनके आधार पे उनकी कुछ मान्यताएं थी। मान्यताएं क्या आपको बताएं हैं, देखिए जैसे कि ये मान्यताएं आपको बताएं कि एक पेंजिया था, पेंजिया का विखंडन हुआ 2 भागों में, लॉरेशिया बना और गोंडवाना लैंड बना, बीच में टेथिस सागर हुआ, फिर गोंडवाना लैंड टूटा तो फिर आपका दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सारे महाद्वीप बने, और लॉरेशिया टूटा तो ये सारे बने। ये पहली परिकल्पनाएं थी। दूसरी परिकल्पना क्या थी कि ये टूट गया, क्या बोलते हैं, सियाल सीमा पे तो तैरता है। अच्छा, सियाल सीमा पे कैसे तैरता है ये भी हम आपको फिगर के माध्यम से बताएं, क्योंकि नीचे जाने पे मोल्टेड अवस्था में मिलने लगती हैं चीज़ें, और ऊपर कोई चीज़ रहेगा तो वो उस प्रकार से उसके ऊपर स्लाइड करेगा। यानी नीचे तरल पदार्थ है, ऊपर कोई ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ कम घनत्व के कारण, क्योंकि महाद्वीपों का घनत्व कम है और तरल अवस्था में पाए जाने वाली चीज़ों का घनत्व ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ के पर ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ के ऊपर कम घनत्व वाली चीज़ फ्लोट करती है, तो महाद्वीप जो है उस पर फ्लोट करते रहता है। अब हम बताए थे क्या, लास्ट चीज़ बताए थे कि रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस, कौन सी 2 शक्तियाँ थी जो जिम्मेदार थी एक महाद्वीप को विस्थापित करने के लिए, तो वो 2 थी। ठीक है, पहला कौन सा था, गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता बल के बीच में संबंध, और दूसरा था आपका ज्वारीय बल। ठीक है, तो प्लवनशीलता बल और ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता बल के बीच में समन्वय से महाद्वीपों का विस्थापन भूमध्य रेखा की ओर हुआ है। पहले बता दें आपको, पेंजिया जो था वो यहाँ पे था, पेंजिया जो था यहाँ पे था त्रिध्रुव में, यहाँ से ये इधर हुआ और इधर विस्थापित हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान दें। तो महाद्वीपों का विस्थापन के लिए गुरुत्वाकर्षण और प्लवनशीलता बल के कारण जो थे वो कॉन्टिनेंट्स भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए, और ज्वारीय बल के कारण वो कॉन्टिनेंट्स जो है वो पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हुए। ज्वारीय बल उत्पन्न करने का कारण कौन था, सूरज और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो खींचता है, जिसके कारण पश्चिम दिशा में घूमता है, ये बात आपको बता दिए। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ज्वारीय बल के खिंचाव के कारण अपने जगह पर रह गए, वो उस तरफ शिफ्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स पश्चिम की ओर दिख रहे हैं। एक्चुअल में वो मूव कर रहा है, दिख रहा है कि वो शिफ्ट कर रहा है इस प्रकार से। तो ये चीज़ आपको देखने को मिला है कंटिन्यूस। तो ये रिस्पॉन्सिबल फोर्स हो गए। अब एक बार हम आपको फॉर्मेट दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए, एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से जुड़ा हुआ जो हम बताएं, उसमें पूरा एक मॉडल आंसर का जो हायरार्की, ये क्या है बेसिकली उसको देख लीजिए। ये है आपका रिवीजन वाला पेज। ठीक है, एग्जामिनेशन से 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 दिन पहले ये पेज देखने से आपको सारी चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए, कहाँ फिगर डालना है, कहाँ मैप डालना है। हम इसको एक बार थॉरली डिस्कस कर देते हैं। ये चीज़ हमेशा अपने साथ रखिएगा, आंसर लिखने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें या फिर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, दोनों बात हम इसमें लिखा गया है। हम बता देंगे कि जब आलोचनात्मक करना होगा तो कौन सी बात आपको लिखनी होगी, जब नहीं करना होगा तो आपको कहाँ पे कौन सा हिस्सा आपको छोड़ देना है। जैसे मान लेते हैं सीधा सीधे क्वेश्चन वर्णन करने का है, तो देखिए कैसे लिखाएगा क्वेश्चन। इसके इसी प्रकार से आएगा, वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, या फिर वर्णन करें की जगह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना कीजिए। यही 2 तरह के क्वेश्चन है, तीसरा तरह का क्वेश्चन बनता भी नहीं है। अब इसको लिखाएगा कैसे, भूमिका में उसके हिस्ट्री वाले पार्ट की चर्चा कर देनी है थोड़ी सी, कि विस्थापन से संबंधित ऐतिहासिक वर्णन कर देना है आपको थोड़ा बहुत, जो इसे है। जैसे ये 3 फॉर्मेट में हमने किया है कि 1858 में सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने मानचित्रों के माध्यम से ये बात किया है, ये आपको बताएं भी हैं। दूसरा, 1910 में टेलर ने मोड़दार पर्वतों के वितरण को स्पष्ट किया है, लेकिन कोई प्रमाण दिया नहीं था। लेकिन सबसे ऑथेंटिकेटेड क्या है, 1912 में वेगनर द्वारा दिया गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सबसे ऑथेंटिकेट। आप लोग को बताएं भी ये चीज़ कि 1922 में इनकी एक पुस्तक आई थी, ठीक है, जिनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन 1924 में हुआ, और जिसके बाद से इनका यह सिद्धांत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ, और लोग फिर इनमें कमियां निकालना भी शुरू किए। तो ये बात आपका भूमिका में थोड़ा बहुत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की चर्चा करके हिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा बहुत ऐड करना है। भूमिका 3 से 4 लाइन बहुत है, उससे ज़्यादा लिखना भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज़ आपको क्या देना है, मान्यता एवं सिद्धांत की रूपरेखा। किसकी, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। इसमें सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिनका नाम पेंजिया दिया गया, आप लोग को बताया गया, और विशाल महासागर भाग था, पैंथालासा था। फिर आपको क्या बताना है कि पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, जिससे
कौन कौन से, आप इसको अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। एक इसी प्रकार से लिखिएगा, पेंजिया ले करके और 2 स्लाइड खींच करके, और आपको लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड नाम दे करके उनका, कि आपका जो ये गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है, उससे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका भाग बना, और उत्तरी भाग जो कि अंगारा लैंड, या दूसरा नाम हम पहले आपको बता चुके हैं लॉरेशिया वाला, लॉरेशिया, उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना है। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरी उसकी मान्यताएं क्या थी, ये भी आपको बताए हैं कि सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। आपको फिगर से ये बात बताए हैं कि सीमा का घनत्व ज़्यादा होता है, सियाल का घनत्व कम होता है, और कम घनत्व वाली चीज़ अधिक घनत्व वाली चीज़ के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये दूसरा मान्यता वेगनर का था कि सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल करके दीजिएगा कि विस्थापन का प्रारूप एवं शक्ति। प्रारूप में आप क्या लिखिएगा कि पेंजिया जो विखंडित हुआ है, वो विखंडन के बाद विस्थापन किस डायरेक्शन में हुआ, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स बने, ये सारी चीज़ें आपको उसके प्रारूप में दिखाना होगा। और ये स्टार्ट कब से हुआ है, कार्बोनिफेरस युग से। कब हुआ है, कार्बोनिफेरस युग से इसका प्रारंभ हुआ है। देखिए यही बात लिखा हुआ है, पेंजिया का विखंडन प्रवाह मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण असमानता का परिणाम है, जिसके अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह 2 दिशा में हुआ है। भूमध्य रेखा की ओर जो विस्थापन हुआ है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और पश्चिमी दिशा की ओर जो हुआ है वो ज्वारीय बल के कारण हुआ है। ये बात आपको पहले बताया। विस्थापन के परिणाम स्वरूप पर्वत निर्माण, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आपको पता ही होगा कि ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। महासागरों का निर्माण हुआ है, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर बना है। ठीक है, अब आपको इसमें लास्ट पार्ट जो हमने आपको बताया नहीं है शायद, ठीक है, लेकिन ये चीज़ कि जो एविडेंसेस हैं, हमने बताया ना कि वेगनर का विस्थापन सिद्धांत में सबसे ज़्यादा जरूरी उसके द्वारा दी गई क्या बोलते हैं, एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं, और ये प्रमाणों की चर्चा करना है आपको। देखिए विस्थापन के पक्ष में दिए गए परिमाण, साम्य स्थापना जिसको जिग्सो फिट कहते हैं। जिग्सो फिट कहने का मतलब सभी कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ करके यदि देखा जाए तो सारे कॉन्टिनेंट्स अपने आप में ठीक ठीक बैठ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ कहलाया साम्य स्थापना। भूवैज्ञानिक समानता, एक कॉन्टिनेंट का कुछ हिस्सा दूसरे कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्से से जहाँ से टूट के अलग हुआ है वहाँ पे भूगर्भ के साक्ष्य एक समान मिलना, ये इसके अंदर आता है भूवैज्ञानिक समानता। नवीन वलित पर्वतों का निर्माण, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स जब मूव किए हैं तो ही नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। जैसे पश्चिम दिशा की ओर मूव करने से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर, जैसे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर आपको रॉकीज पर्वत बना और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एंडीज बना। हिमालय का निर्माण हुआ, यूरेशियन प्लेट मतलब हिमालय का निर्माण हुआ, एटलस का निर्माण हुआ, आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। ये सब कैसे हुआ, कॉन्टिनेंट्स के विस्थापन से ही हुआ, महाद्वीपों के विस्थापन से हुआ। पुरातन जलवायु संबंधी जो फर्न है, पूरा जीवाश्म संबंधी, कुछ कुछ ऐसे जीवाश्म हैं जो इस कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं, उस कॉन्टिनेंट पे भी मिल रहे हैं, तो दोनों में सिमिलैरिटी है। ऐसा कहा जाता था, लोगों ने पहले से बात बना के रखा था कि नहीं ये जीवाश्म या यह पादप जो है सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन वैसे ही पादप का किसी दूसरे महाद्वीप पे मिल जाना ये बात साबित करता था कि कहीं ना कहीं वो उससे ही अलग हुआ है। ठीक है, तो जीवाश्म के साक्ष्य अलग हैं। जंतुओं का व्यवहार, आपको लेमिंग्स के बारे में हमने बताया था कि लेमिंग्स एक ऐसा जीव होता है जो हमेशा सर्दियों के दिन में पश्चिम की ओर पलायन कर जाने की उसकी प्रवृत्ति होती थी। तो एक वो पश्चिम की ओर पलायन कर जाने से वो समुद्र में जाकर के बार बार कूद जाता है, अपने आप को जान दे देता है, क्योंकि उसकी एक आदत बनी हुई थी। अब जैसे ये है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक लेमिंग्स नाम का एक जीव है, उसको आदत है कि गर्मियों के दिनों में प्रवास होकर के वो इस तरफ से आता है। जैसे कि इसको देख लेते हैं, ये उसको आदत बना हुआ है कि ये इस तरफ प्रवास करेगा गर्मियों के दिनों में। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े हुए थे, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, तो लेमिंग्स जब पश्चिम की ओर प्रवाह करता है गर्मियों के दिनों में, तो इस प्रकार से वो इस कॉन्टिनेंट्स पे आकर के रहते थे, तो उनको मतलब आसानी होता था गर्मियों के दिनों में सर्वाइव करने पे। लेकिन समय के साथ ये कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए और यहाँ पे सागर आ गया। तो ये लेमिंग्स की आदत आज भी वही बनी हुई है
कि ये इस तरफ से जाते हैं और यहाँ पे भूखंड नहीं मिलता और सागर में कूद करके वो अपनी जान दे देते हैं या उसकी वजह से उनकी जान चला जाता है। तो लेमिंग्स का ये व्यवहार भी एक तरह से विस्थापन सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए काफ़ी होता था। विश्व में कोयले का वितरण आपको पहले बता चुके हैं कि रूस में भी कोयला मिला, अंटार्कटिका में भी कोयला मिला, जबकि ये सब ध्रुवीय प्रदेश क्षेत्रों में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें इसके प्रमाण हैं। सिद्धांत के विपक्ष में या आलोचना कैसे की जाती है? साम्य विस्थापना में त्रुटि, सभी को जोड़ करके जब देखा गया, लोग उसमें से कमी निकालने की कोशिश करने लगे। वेगनर की आलोचना में वेगनर ने कहा कि सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जोड़ के देखिए, ठीक ठीक बैठ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक बिस्किट के 2 टुकड़े कीजिए और आपस में जोड़िएगा तो ठीक उसी तरह से जुड़ जाएंगे। लेकिन साम्य स्थापना में त्रुटि होने लगा। कई बार जब जोड़ करके देखने लगा तो वो पूरी तरह से नहीं बैठ पा रहे थे, कुछ तट उसका उखड़ा उखड़ा रह जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि नहीं, आप जो साम्य स्थापना वाली बात कहते हैं उसमें वो एरर है। दूसरा चीज़ क्या है? विस्थापन के लिए शक्तियों का अपर्याप्त, ठीक है। ज्वारीय शक्ति बताया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बताया, ये सारी चीज़ें शक्ति के रूप में बताया जो आपको पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। लेकिन आलोचना किस बात पे की जाती है कि आप जो फोर्स बता रहे हैं विस्थापन के लिए वो असल में इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि एक कॉन्टिनेंट को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करवा दें। तो ये उनमें क्या था कि आप जो शक्ति बता रहे हैं वो अपर्याप्त है। जैसे ज्वारीय शक्ति, सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो कॉन्टिनेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा दें। तो ये उनका एक डिमेरिट है। तीसरा क्या है? विस्थापनों महाद्वीपों का वितरण विस्थापन, महाद्वीपों का वितरण विस्थापन की प्रतिभूमि या प्रति क्या है ये, हाँ, विस्थापन के प्रतिकूल होना। जैसे एक तरफ आप कहते हैं कि पूरी तरह से फ्रीली मूव कर रहा सियाल, सीमा के ऊपर फ्रीली मूव कर रहा, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जो वलन पड़ा है वो घर्षण के कारण पड़ गया है। अब दो बातों में से अपनी ही कही गई बात का कॉन्ट्राडिक्शन है वेगनर में। या तो सियाल सीमा पे फ्रीली मूव कर सकता है या फिर घर्षण पैदा हो सकता है, फ्रीली मूव नहीं करेगा और घर्षण पैदा होगा। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि सियाल सीमा पे फ्रीली मूव कर रहा और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि घर्षण पैदा हुआ जिसके कारण नवीन वलित पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो या तो मूव किया होगा या फिर घर्षण पैदा किया होगा, दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती। तो ये उनके ही कही गई बातों का कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, ठीक है। समय संबंधी आलोचना भी है कि आपने जो समय बताया कि कार्बोनिफेरस युग में ये सारी चीज़ें हुई है, तो लेकिन विस्थापन की प्रक्रिया और बहुत पहले से चलते आ रही है, तो समय को लेकर के भी उनकी आलोचना की गई है। इसका डिटेल डिस्कशंस फिर आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। निष्कर्षता आपको निकल करके, निष्कर्षता में ज़्यादा आपको नहीं, सिर्फ ये बात लिख देना है कि उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत कई भूगर्भिक संरचनाओं, ब्रैकेट में आप दे सकते हैं ये चीज़, जैसे पर्वत निर्माण, महासागरों का निर्माण, ठीक है, इन सारी चीज़ों या ज्वालामुखी वाली क्रिया। तो उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत कई भूगर्भिक संरचनाओं जैसे कि पर्वत निर्माण, महाद्वीपों की स्थिति, महासागरों की स्थिति की बहुत हद तक व्याख्या करने में सक्षम है। निष्कर्ष ज़्यादा नहीं होता है, निष्कर्ष ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो निष्कर्ष 2 लाइन लिख करके आपका आंसर फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट आप अगर पकड़ करके रखिएगा तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या होता है, पहले आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आना चाहिए। दूसरा चीज़ कि ये फॉर्मेटिक इंडेक्सिंग हम किए हैं, आप भी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार से कर सकते हैं, क्वेश्चन के डिमांड पे कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो। और ये सारे क्वेश्चन ये अपने पास हमेशा बनाइए, हर टॉपिक का बनाइए, क्योंकि यही चीज़ आपका लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएगा, आपका नोट्स मोटा वाला नहीं काम आएगा। ये एक पेज में तैयार करने की कोशिश कीजिए, ये अगर तैयार हो जाता है तो इसको देख करके आप पूरा आंसर लिख सकते हैं, ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और फाइनली इस प्रकार से, हालांकि हर का डिटेल एक्सप्लेनेशन जाएगा एग्जामिनेशन में पेपर के अंदर, लेकिन ये आपका रिवीजन करने में बहुत हद तक के काम आएगा। तो इस तरह के इंडेक्सिंग आप करने की कोशिश कीजिए और इसी फॉर्मेट में आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। बाकी चीज़ें समय के अनुसार आपको आंसर्स, मॉडल आंसर्स के रूप में भी दिखाया जाएगा कि कैसे किसी क्वेश्चंस का ड्रिलिंग किया जाता है, कैसे किसी क्वेश्चन का शुरुआत, मध्यम भाग, अंत किया जाता है, निष्कर्ष लिखा जाता है, वो बाय द टाइम क्लास में आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।